हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्राइम। दोस्तों, हम इन्फ्लेशन का चैप्टर कवर कर रहे थे और उसका लास्ट सेशन बचा हुआ है कि हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्यों है, होता कब है। तो जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में, तब क्या होता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई, देन क्या होगा, इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई तो इंक्रीज उतनी नहीं हो रही है, तो सप्लाई के को इंक्रीज ना करके यहां पर क्या होंगे, प्राइजेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और प्राइस बढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने का सबसे पहला मेथड है हमारे पास कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करने की कोशिश की जाए। तो कुछ केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर भी सकते हैं और कुछ केसेस के अंदर नहीं कर सकते हैं। और जहां पर हम कर भी सकते हैं वहां पर भी लिमिटेड मात्रा के अंदर ही कर सकते हैं। जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो शॉर्ट रन के अंदर इंक्रीज करना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो करंट में आपके सामने है, तो आप ये कहोगे कि शॉर्ट रन के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं की जा सकती। लॉन्ग रन का की ये प्लानिंग होती है। लॉन्ग रन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई डिमांड क्यों क्रिएट हो रही है। लोगों की पॉकेट के अंदर पैसा ज्यादा पड़ा है, तो लोगों की पॉकेट से वो पैसा निकाल ले किसी ना किसी तरीके से, यानी कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको हम कम कर दें, तो भी क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो सेकंड है रिड्यूसिंग द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने योग्य इनकम, यानी कि जो लोग उसको खर्च करते हैं, जितने पैसे को खर्च करते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। तो कैसे कम करें, लोगों के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दें। टैक्स इंक्रीज करने से उनके पास जो खर्च करने योग्य जो इनकम होगी, डिस्पोजेबल इनकम होगी, वो कम बचेगी। दूसरा, गवर्नमेंट जो पब्लिक स्पेंडिंग करती है सब्सिडीज के फॉर्म में या डिस्काउंट के फॉर्म में, तो वो गवर्नमेंट क्या कर दे, बंद कर दे या कम कर दे। तो इसकी वजह से लोगों को अपने ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अपने पैसों में ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक मेथड है मार्केट के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर दे, टैक्सेस वगैरह को ज्यादा बढ़ा दे। तो इससे क्या होगी, लोगों की जो इनकम है वो कम हो जाएगी, कम डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं, जैसे मॉनेटरी मेथड्स हैं, फिस्कल मेथड्स हैं। ठीक है, तो अडॉप्टिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल एंड अदर पॉलिसी टूल्स कैन बी हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि मॉनेटरी टूल्स क्या हैं और मॉनेटरी टूल्स के थ्रू कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी मेजर्स की। तो मॉनेटरी मेजर्स जो परफॉर्म किए जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वो सारा का सारा लिंक यहाँ पर हो रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई के पास डिफरेंट टाइप के टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, जिसके अंदर सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, और ऐसे ही एमएसएफ रेट है, एसडीएफ रेट है। इन सभी रेट्स के थ्रू क्या करती है आरबीआई, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन के सिचुएशन में मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश करती है। जो ब्याज की दरें हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि लोन महंगे हों, और महंगे होने से लोग क्या होंगे, कम लोन उठा पाएंगे। तो मार्केट के अंदर जो आरबीआई है डिफरेंट टाइप के टूल्स को इस्तेमाल करके, अब इन टूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेल में डिस्कस ना करने का रीजन क्या है कि मैंने ऑलरेडी आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई है, वो आपने पहले कवर की हो, देन आप इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर की थी कि जिस ऑर्डर के अंदर बुक के अंदर चैप्टर दिए गए हैं हम उस ऑर्डर के अंदर चैप्टर्स को कवर नहीं करेंगे। हम एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी कि जब भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो पीछे वाले चैप्टर की रेफरेंस आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है। तो अब मुझे वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ क्या होता है और इनको इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या इंपैक्ट आता है, वो सारा का सारा मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर के अंदर पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, वापस से जाकर पढ़िए और फिर इस वीडियो के ऊपर आना है आपको। ठीक है, तो आरबीआई के पास जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी डिफरेंट टूल्स हैं, उन डिफरेंट टूल्स के थ्रू, क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को
कम करने की कोशिश की जाएगी और जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई हो रखी है उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। ओएमओ के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगी और क्या करेगी, मार्केट में मनी की सप्लाई को कम करेगी। तो जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, ये हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करती है, ये आपको यहां पर देखना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज क्रिएटेड बाय आरबीआई। उसके बाद हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर। फिस्कल पॉलिसी इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ ही कुछ और मेजर हम देख लेते हैं कि आरबीआई क्या क्या और मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास है डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है कि जो हमारी रुपीज करेंसी है इस करेंसी को बिल्कुल ही खत्म कर दें। अगर मान लो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है। इन द केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक बोरा नोट है और उस एक बोरा नोट के अंदर आप एक ब्रेड का पैकेट भी बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होती है हायर इन्फ्लेशन की सिचुएशन। यानी कि उस टाइम पर जो आपका करेंसी का नोट है वो एक रद्दी का टुकड़ा मात्र बनकर रह गया है, रद्दी के पेपर जैसी ही उसकी कीमत रह गई है। तो उस करेंसी को आगे चलाने का कोई फायदा नहीं है। उस टाइम पर गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि हम अपनी जो एग्जिस्टिंग करेंसी है, करेंसी नोट नहीं, करेंसी को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि रुपीज करेंसी को विड्रॉ कर लेते हैं और उसकी जगह पर कोई नई करेंसी लेकर आएंगे। नई करेंसी मीन्स जैसे कुछ भी प्लान कर देते हैं, नमो करेंसी ले आते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो मान लो नमो, ठीक है, नमो करेंसी हमने बना दी, कुछ भी सिंबल दे दिया हमने, ठीक है, कुछ भी हम इसको सिंबल दे देंगे और करेंसी बना दी, तो आपकी पुरानी करेंसी सारी की सारी ले ली जाएगी आरबीआई के द्वारा और आपको नए नोट्स बदले में दिए जाएंगे। आपसे एक बोरा नोट दिया जाएगा और मात्र 8-10 नोट आपको बदले में नई करेंसी के दिए जाएंगे। तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन को ऐसे कंट्रोल किया जाएगा। इश्यू ऑफ न्यू करेंसी, तो इश्यू ऑफ न्यू करेंसी और डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी दोनों को मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉनेटरी मेथड्स हैं जो आरबीआई यूज कर सकता है हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। उसके बाद फिस्कल मेजर्स यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं और फिस्कल मेजर्स के अंदर मेनली टैक्सेस को टारगेट किया जाता है। टैक्सेस को इंक्रीज करके मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश की जाती है और मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी जिसकी वजह से कम डिमांड कर पाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में हमारी मदद मिलेगी। और गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो पब्लिक स्पेंडिंग है, डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज वगैरह है, वेलफेयर स्कीम्स है, उनके अंदर खर्चा करना कम स्टार्ट कर देगी। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के अंदर कट कर देगी और अपनी टैक्सेस रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी और लोग कम डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा मेथड अदर मेजर्स के अंदर क्या शामिल होगा कि भाई हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें। भाई अगर हमारी डिमांड ज्यादा है तो हम क्या करें, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें। अब वो प्रोडक्शन शॉर्ट रन में तो हो नहीं सकता, वो हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद कंट्रोल होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन। अब जो भी पैसों की होर्डिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बना रहे हैं, जैसे मान लो प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउसेस के अंदर, ठीक है, छुपा लेते हैं। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि ऑनियंस को, दालों को स्टोर कर लेते हैं लोग, ठीक है, मतलब जो भी सेलर्स हैं, और फिर उसके प्राइस बढ़ाकर बेचते हैं, तो उसको होर्डिंग बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल किया जाए, छापे मारे जाएं और उसको खत्म किया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में बैलेंस सिचुएशन बनी रहेगी। दूसरा है इंपोर्ट एसेंशियल गुड्स। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में जिन चीजों के रेट ज्यादा हैं तो हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि मार्केट के अंदर सप्लाई इंक्रीज हो जाए। उसके बाद है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक को समझाया जाए कि भाई आप रेशनल बाइंग बिहेवियर को फॉलो कीजिए, मतलब जरूरत से ज्यादा सामान मत खरीदिए, जब भी आपको नीड होगी तभी आप बाय कीजिए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट नहीं होगी। और ना ही कोई पैनिक परचेज कीजिए। जैसे अभी जो इंडिया पाकिस्तान का 2 दिन का टेस्ट मैच चला था
टेस्ट मैच ही कह सकते हो आप, ठीक है। तो उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि भाई लोग पैनिक हो गए थे, भाई युद्ध जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो जो बॉर्डर एरियाज की स्टेट्स थी और सिटीज थी, उन लोगों ने क्या किया था, एक एक दो दो महीने का राशन एडवांस में खरीद कर रखना स्टार्ट कर दिया था कि कोविड जैसी सिचुएशन ना हो जाए, पता नहीं कब क्या होगा। तो वो क्या था, पैनिक परचेजिंग थी, तो उसको डिस्करेज किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की जाए, सारी की सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। तो हमारा यहाँ पर इन्फ्लेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे से कवर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।